नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की एक शानदार क्लास। आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 15। इससे पहले कि दोस्तों यदि आपने 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनको भी जाकर के देखिए। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर करवाए गए हैं। तो दोस्तों हम रीजनिंग को यहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक आपका लुप्त संख्या का प्रश्न। देखो यहाँ पर दे रखा है 13, 17 और 221। आगे दे रखा है दोस्तों 12, 19 और 228। आगे 13 और 18 से हम किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लाएंगे, ये इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आगे दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार 0-6 का संबंध आपका 18 से है तो 15 का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों ये एक आपका एनालॉजी का सादृश्यता का शानदार प्रश्न है। आगे दोस्तों एक श्रृंखला का प्रश्न है जिसमें हमें श्रृंखला में आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों ऐसे भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से रीजनिंग को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम, आपका यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ठीक है, और आपका बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केंद्र लेवल का कोई एग्ज़ाम, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई एग्ज़ाम, रेलवे का कोई एग्ज़ाम और बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम, दोस्तों इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों। आपको ये सभी के सभी नंबर दिलवाता है क्योंकि रीजनिंग आपकी तर्क शक्ति एवं बुद्धि क्षमता पर इसका नाम ही रखा गया है और आपकी बुद्धि की क्षमता लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लगाने से आपकी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है जिस प्रकार दोस्तों क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है तो उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है हमें कि उकसाना के स्थान पर क्या आ जाएगा। एक शानदार सा प्रश्न है जिसको हम क्रिया से, जैसे आपकी प्रत्येक कोई क्रिया करते हैं दोस्तों उसकी क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई भी हम क्रिया करें तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार से दोस्तों उस उकसाना जो होता है ये आपका उद्दीपन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, उद्दीपन के अंतर्गत, ठीक है। अब जब कोई उद्दीपन यानी उकसाना करेंगे तो उसकी एक अनुक्रिया आएगी, ठीक है। क्या आएगी, अनुक्रिया आएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुक्रिया इसका सही उत्तर है, ठीक है। जिस प्रकार आपकी क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है उसी प्रकार आपकी जो उकसाना है, देखो जब किसी को आप उकसाएंगे तो उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और यही प्रभाव आपका कहलाता है दोस्तों अनुक्रिया। क्या कहलाता है, अनुक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से आपका कोई भी सही उत्तर नहीं होगा, केवल ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जिस प्रकार 0-6 का संबंध 18 से है तो दोस्तों 15 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यदि इसको हम सॉल्व करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसको 6 गुणा में 3 लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, याद रखेंगे 6, यहाँ पर आपका 0-6 दे रखा है तो हम किस प्रकार से 18 लाएंगे, तो दोस्तों 6 गुणा में 3 करेंगे। क्या करेंगे, 6 गुणा में 3, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों 15 यदि गुणा में 3 करते हैं दोस्तों आपका 45 हो जाएगा। और दोस्तों आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है 0 और ये क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और इसका दोस्तों हम करेंगे स्क्वायर तो आपका हो जाएगा दोस्तों 36 और 36 में जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो आपका 18 सही उत्तर आ जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब उसी प्रकार हमको क्या करना है, 15 के साथ करना है। तो जैसे ही 15 के साथ लिखा हमने 1 + 5, क्या लिखा, 1 + 5, तो आपका हो जाएगा 6 और उसी प्रकार दोस्तों 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 36 आ जाएगा और 36 में एक बार फिर से 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों, आपका ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। यहाँ पर क्या किया है, दोनों डिजिट को इसने जोड़ा है और उसका स्क्वायर करके आधा कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम दोनों डिजिट जोड़ेंगे और इनका स्क्वायर करके आधा कर देंगे तो आपका 18 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जिस प्रकार डॉक्टर आपका अस्पताल से संबंधित है, तो इस बार डबल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो अगर बात कर लेते हैं डबल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपका डॉक्टर कहां पर कार्य करता है, कहां पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे सर ये अस्पताल में कार्य करता है, ठीक है। तो आपसे इसी प्रकार से निकालना है कार्य के आधार पर, यानी कि डॉक्टर का जो कार्य स्थल है दोस्तों वो क्या होता है, अस्पताल होता है। उसी प्रकार राज्यपाल का कार्यस्थल क्या होगा, राष्ट्रपति, ये नहीं होगा, ऑप्शन कट जाएगा। दोस्तों आप कहेंगे जो संग्रहालय होता है, संग्रहालय का कार्य आगंतुक होता है, नहीं होता, ये भी आप कहेंगे कट जाएगा। तो दोस्तों अगर आगे देखें, अध्यापक, अध्यापक का कार्य क्या होता है, पढ़ाना, और अध्यापक कहाँ पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे सर ये विद्यालय में कार्य करता है। कहाँ पर करता है, विद्यालय में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपका डॉक्टर अस्पताल में कार्य करता है, उसी प्रकार आपका अध्यापक अध्यापन का कार्य करता है विद्यालय में। कहाँ पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे सर ये करता है आपका विद्यालय में, ठीक है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगर पर्यवेक्षक की बात करें तो ये भी एक प्रकार का अधिकारी होता है, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, केवल ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो अगर दोस्तों विषम शब्द को चुनने की बात की जाए तो यहां पर लिखा है दौड़ना। क्या लिखा है दोस्तों, दौड़ना। आगे लिखा है आपका जॉगिंग, तो जो दौड़ना होता है वो जॉगिंग का ही पार्ट होता है। आगे कह रहा है चलना, ठीक है, तो जो चलना होता है वो भी आपका एक प्रकार से कह सकते हैं दौड़ना, सॉरी पहले कहेंगे चलना, फिर कहेंगे जॉगिंग, फिर कहेंगे दौड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सारी अभिक्रियाएं होती हैं ये आपकी फिजिकल अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं दोस्तों, आप कहेंगे शारीरिक अभिक्रियाएं। कैसी हैं, या तो कहेंगे आप इसको कहेंगे शारीरिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जब शारीरिक अभिक्रिया बताएंगे आप लोग, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे इनमें से विषम हो जाएगा सोना। यहाँ पर सोना गोल्ड की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर सोना से मतलब है स्लीप। क्या है दोस्तों, आप कहेंगे स्लीप, और स्लीप करते समय आपकी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, केवल यहाँ पर सोता है तो फिर सोता ही है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है दौड़ना, जॉगिंग, चलना, ये सारी की सारी शारीरिक अभिक्रियाएं हैं, जबकि सोना एक शारीरिक अभिक्रिया नहीं है। इस स्थिति में हमारा शरीर क्या हो जाता है, लगभग निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शब्द मोर्टिफाई के अक्षरों को इस तरह से बदले जाते हैं कि सभी स्वरों को अंग्रेजी भाषा में उनके पहले अक्षर से, जितने भी दोस्तों यहाँ पर स्वर दिए गए हैं उनमें जो भी अंग्रेजी वर्णमाला से पहले अक्षर आएगा उससे बदलना है। आगे कह रहा है सभी व्यंजनों को, जितने भी दोस्तों व्यंजन दिए गए हैं अंग्रेजी भाषा में उनके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा उसमें दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे मोर्टिफाई। क्या लिखेंगे दोस्तों, मोर्टिफाई। आप कहेंगे सर क्या लिखेंगे, मोर्टिफाई, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा मोर्टिफाई। अब हमसे क्या कह रहा है, अब देखिए आप लोग, कह रहा है सभी स्वरों को, जितने भी स्वर हैं, तो यहाँ पर एम जो है वो स्वर नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं सभी व्यंजन को अंग्रेजी भाषा में उनके बाद वाले अक्षर से। तो व्यंजन एम है, और एम के बाद दोस्तों आप कहेंगे क्या आता है, एन आता है। क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे एन आता है। और दोस्तों आगे कह रहा है स्वर, जितने भी स्वर हैं अंग्रेजी भाषा में उनके पहले वाले अक्षर से, तो स्वर आपका ओ आ जाता है, और ओ के पहले दोस्तों आप कहेंगे सर एन आता है, ठीक है। ओ के पहले क्या आता है, एन आ जाता है, ठीक है। और ये आर आपका क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन को बाद वाले से बदलना है। तो आर के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा, ठीक है। आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों टी आपका व्यंजन है, और टी के यहाँ पर व्यंजनों को अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से, ठीक है, बाद वाले से बदलना है। तो टी के बाद क्या आता है दोस्तों, आप कहेंगे यू आता है। क्या आता है, यू आता है टी के बाद। अब आगे पूछा है आई दोस्तों होता है एक स्वर, और स्वर को किससे बदलना है, आप कहेंगे सर इसमें कह रखा है जो भी स्वर होगा उसको अंग्रेजी भाषा में उसके पहले वाले अक्षर से। तो स्वर है आपका आया आई, और आई के पहले जो आता है दोस्तों आप कहेंगे सर ये आता है एच। क्या आता है, एच, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों एफ, तो एफ की बात की जाए तो एफ क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन को बाद वाले से बदलना है, तो एफ के बाद क्या आ जाता है, जी आ जाता है। आगे कह रहा है वाई भी एक व्यंजन है, और व्यंजन को बाद वाले से बदलना है, तो जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जेड। अब कह रहा है जो भी इस प्रकार से शब्द बनेगा, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर दायां बायां क्या होता है। तो हमने पहले ही बताया कि जब भी आप सॉल्व करें तो अपना राइट तरफ दायां होता है, राइट हैंड, और बाएं हैंड आपका क्या होता है, बायां होता है, ठीक है।
तो ये बायां होगा। अब कह रहा है दाईं ओर से, तो हमको कहाँ से चलना है, बाईं ओर से चलना है, बाईं ओर से चलना है सर। और बताना कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर बताना है, ठीक है। तो अब सॉरी, बाईं ओर से चलना है और कौन सा अक्षर बताना है, चौथा बताना है, हाँ ठीक है, चौथा बताना है। तो आप कहेंगे सर बाईं ओर से पहला जेड, दूसरा जी, तीसरा एच और चौथा आपका यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर बाईं ओर से जब ये भी जो भी नया शब्द बना है, ये हमारा एन एन एस यू एच जी जेड, तो इनमें से जो दाएं से जब हम चौथा जाएंगे तो वो आपका यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। यही दोस्तों इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न था, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको भी आप लोग चाहो तो रिवर्स करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में रेखा को NOPST लिखा जाता है, रेशम को NOHSTQ लिखा जाता है और श्याम को HSLTQ लिखा जाता है, तो दोस्तों हमको क्या लिखना है, सेम का कोड बताना है। सेम को कैसे लिखा जाएगा, यदि किसी कूट भाषा में रेखा को ये लिखा जा रहा है और रेशम को ये लिखा जा रहा है और श्याम को ये लिखा जा रहा है, तो हमें बताना है दोस्तों सेम का कोड क्या होगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए 3-4 बार आपके नंबरिंग दे दी जाए। जैसे आपका रेखा का 1 हो गया, ठीक है, रेशम का कोड दे दिया 2 हो गया, तो आगे दे रहा है श्याम का कोड, तो ये 3 कोड हो गए। जब भी इस प्रकार के कोड आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हीं अक्षरों में, इन्हीं सारे के सारे अक्षरों में आपको इससे छांटना है। किससे छांटना है, याद रखेंगे सेम को छांटना है, ठीक है। ये 3 आपके क्वेश्चन के दिए गए हैं कोड और इनमें से आप सेम को छांटेंगे तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पर एस है, एच है, ए है, एम है और यहाँ पर ई है। तो इस प्रकार से इन सभी में से हम क्या निकालेंगे, इन्हीं का कोड निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोड निकाले जाते हैं। तो सर कह रहा है कि रेखा को क्या लिखा गया है, रेखा को NOPST, तो हमें सीधा सीधा सेम का निकाल लेना है। आप कहेंगे सर एस के बाद एच, ठीक है, एच के बाद ए के बाद एम और एम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखा है SHAM, यहाँ पर भी लिखा है दोस्तों SHAM, ठीक है। तो जो भी लास्ट के 4 अक्षर हैं इसमें, वही आपके शुरुआत के इसके कोड हो जाएंगे, ठीक है। जो भी लास्ट के हैं आप कहेंगे सर जो लास्ट के हमको दिखाई दे रहे हैं वो HSTQ दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, HSTQ, ठीक है। और आगे हमको क्या निकालना है, ई का कोड निकालना है। तो ई का कोड कहाँ पर लिखा है, आप कहेंगे रेखा में दूसरे नंबर का है आपका क्या, ई, ठीक है। तो दूसरे नंबर का ई है और यहाँ पर दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कोड बनेगा वो आपका बनेगा HSTQO। क्या बनेगा, HSTQO। तो HSTOQ है, यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही है, ठीक है, केवल ऑप्शन ए सही है। देखिए पुनः से समझिए, जब भी इस प्रकार की कोड भाषा में कोड दिए जाते हैं तो हमको कुछ नहीं करना होता है, इन्हीं दिए हुए कोडों में से छांट लेना होता है। तो हमने क्या किया सर, सेम को छांट लिया। किसको छांट लिया, SHAME को, ठीक है। जब SHAME को छांटा तो दोस्तों सबसे पहले हमको SHAM तो लास्ट में मिल ही गया यहाँ पे, तो लास्ट के 4 अक्षर सीधे हमने उठा के रख दिए, HS T और Q, ठीक है। और ई का निकालना था, तो रेखा में दूसरे नंबर का ई था और रेखा का जो कोड था उसमें दूसरे नंबर का ओ था। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लुप्त संख्या का एक शानदार प्रश्न है, इसको भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। श्रृंखला का प्रश्न है, हालांकि लुप्त संख्या में पूछा जाता है। तो श्रृंखला में आगे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखेंगे किस प्रकार से हम 5 से 16 लाए हैं, 16 से दोस्तों 51 लाए हैं और 51 से 158 लाए हैं और उसी प्रकार 158 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताएंगे क्या लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपको यदि समझ में आ रहा है तो क्या हम 5 से 10 16 ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, आप कहेंगे सर गुणा में 3 कर दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। आगे आप कहेंगे सर 16 से 51 लाना है, तो हमने कहा सर आप गुणा में 3 कर दीजिए और प्लस में क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर 51 से 158 लाना है और ये बड़ा नंबर हमको लग रहा है, तो फिर से आप एक बार क्या कीजिए, गुणा में 3 कीजिए, ठीक है। इस यहाँ पर क्या करना है, गुणा आपको 3 का करना है और जो आपका शेष बचे वो प्लस कर देना। तो 51 का जब गुणा में 3 करेंगे तो 51 3 के 3 एकम 3, 3 पंचे 15, एक आपका 51, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 51 का 153, 153 तक पहुंच गए। तो हमें जाना कहाँ तक है, 153 तक पहुंच गए। 51 का जब गुणा 3 किया तो 153 हो गया और शेष 58 में क्या बचा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 53 5 58, तो प्लस 5 बचा, ठीक है। गुणा में 3 और प्लस में 5। तो आपको यहाँ पर एक श्रृंखला समझ में आ रही होगी। सबसे पहले सर गुणा 3 चल रहा है, फिर 1 हुआ, फिर गुणा 3 चला, फिर 3 हुआ, फिर गुणा 3 चला दोस्तों, फिर आपका 5 हो गया। तो आगे भी आपका गुणा तो 3 ही चलना है, लेकिन इस बार आपका +7 होगा, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट चल रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार पुनः से समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले 5 गुणा 3 प्लस 1, ठीक है। और आगे कह रहा है 16 गुणा 3 प्लस 3, ठीक है। और आगे कह रहा है दोस्तों 51 गुणा 3
और प्लस आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब उसी प्रकार 158 गुणा में 3 और प्लस में क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 था 3 है 5 है, तो अगला वाला क्या होगा 7 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जैसे ही 3 का गुणा करेंगे 3 अट्ठे हो जाएगा 24 और 3 पंचे का 15 2 17 और 3 एकम का 3 1 4। ठीक है, 474 हो गया। और दोस्तों जैसे ही हमने 474 में 7 जोड़ा, क्या जोड़ा 474 में आपका 7 जोड़ा, तो आप कहेंगे 7 4 11 8 481। ठीक है, क्या कहेंगे 481। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक शानदार लॉजिक के साथ इस श्रृंखला के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। क्या किया, तो आप इसको दोबारा से देखेंगे अगर आपको देखना है। वैसे तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर, जो कि 481 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों ग्राम सी, कोई गांव है जिसका नाम सी है और वो कह रहा है वो आपका ग्राम आर से उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम सी जो है वो ग्राम आर के उत्तर में 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसी प्रकार ग्राम आर ई नामक कोई गांव है, वो आपके ग्राम आर के पूर्व में 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है ग्राम ए ग्राम सी के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि संजय नाम का कोई व्यक्ति है, ग्राम आर ई से चलकर ग्राम ए तक जाता है, तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में स्थित है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कह रखा है हमसे, कोई ग्राम सी है वो ग्राम आर के उत्तर में 20 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, कोई ग्राम सी है वो ग्राम आर के, ग्राम सी नाम का एक गांव है और वो ग्राम सी जो है वो ग्राम आर के दोस्तों उत्तर में है। मान लीजिए ये आपका ग्राम आर है और ग्राम आर का जो उत्तर होगा वो आपका ग्राम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम आर के उत्तर में ग्राम सी है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी 20 km हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है ग्राम आर ई ग्राम आर के पूर्व में 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये रहा आपका ग्राम आर और ग्राम आर ई जो है वो ग्राम आर के पूर्व में, तो आर के पूर्व में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ग्राम आर के पूर्व में, और जैसे ही ग्राम आर के पूर्व में जाएंगे तो आपका कौन सा गांव आएगा, ग्राम आर ई आएगा। ठीक है, ये गांव आ जाएगा आर ई, और ये कितनी दूरी पर स्थित है, आप कहेंगे सर कह रहा है क्वेश्चन में 18 किलोमीटर पर। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन आगे दे रखी है, ग्राम ए नाम का एक नया गांव आता है और वो ग्राम सी के पश्चिम में 12 किलोमीटर स्थित है। तो ग्राम सी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ग्राम सी तो ये रहा, और इसी ग्राम सी के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका कोई गांव है जिसका नाम है ए गांव। क्या नाम है दोस्तों, आप कहेंगे सर इस गांव का नाम है ए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये कितनी दूरी पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर। अब देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन आगे दे रखी है, कह रहा है यदि संजय नाम का कोई व्यक्ति है वो ग्राम आरी से चलता है। तो ग्राम आरी कहाँ पर है, ये रहा आपका ग्राम आरी। ठीक है, ग्राम आरी से चलता है और ग्राम ए पर जाता है। तो ग्राम आरी से चला है, ग्राम ए पर जा रहा है। ठीक है, ये चला, ये ग्राम ए पर पहुंच गया। ठीक है, ये इसको हमने पहुंचा दिया ग्राम ए पर। अब कह रहा है दोस्तों ये शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए। हमने बताया था जब भी दिशा ना आए तो आपको क्या लिख देना है, ईस्ट लिख देना है, उसके बाद वेस्ट, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। ठीक है, और व्यक्ति कहाँ पर था, आरी कोई यहाँ पर था। ठीक है, आरी नाम का, और गया कहाँ पर है, ए पर गया है। ठीक है, तो कहाँ पर गया, ए पर, ए गांव में गया। जैसे ही ए गांव में पहुंचा तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे सर उत्तर में नॉर्थ और आपका पश्चिम में वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दोस्तों उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यदि इस पर्यवेक्षक में, इसके पर्यवेक्ष में देखें तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये आपकी दिशा है उत्तर और पश्चिम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे, यहाँ पर कह रहा है उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अब कह रहा है दोस्तों आपसे एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, कोई एस नाम का बंदा है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है। आगे कह रहा है क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू नाम का बंदा है वो दोस्तों आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों पी बैठा है टी के निकटतम बाईं, तो बीच में कौन है। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है दोस्तों, एक लाइन बनानी है। बंदे कितने हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 बंदे हैं। कितने हैं, 5 बंदे हैं। तो इन 5 बंदों को कुछ इस प्रकार से हम लोग बिठा देंगे। ये बैठ गए, आपके 5 लगे। जब ये 5 बैठ गए तो अब कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रखा है पहली जो लाइन है वो बंदा एस जो है वो आपका टी और क्यू के बीच में। तो टी और क्यू के बीच में हम एस को किस प्रकार से बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर कोई दायां बायां दे नहीं रखा है तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, यदि हम टी और क्यू को रखें, ये रहा आपका टी और ये रहा आपका क्यू, इसके बीच में हो जाएगा एस। अब कह रहा है दोस्तों आर क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं, तो क्यू बैठ गया आर के निकटतम बाएं हो गया। और आगे कह रहा है पी बैठा है टी के निकटतम बाएं,
तो टी के निकटतम बाएं जब जाएंगे तो यहाँ पर खत्म ही हो गया। ठीक है, तो ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है आपका। ठीक, ये लॉजिक नहीं बन रहा है, इसको अब दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है यहाँ पर पहली लाइन देखता है एस और टी ये छोड़ देते हैं, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं। तो आर का जो बायां बनाना है हमको, जो आर का बायां बनाना है, तो आर को हम यहाँ पर रख सकते हैं और बायां कौन हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी दिशा कौन होती है, बाएं होती है। ठीक है, और ये कह रहा है आर के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। कह रहा है क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं। आर के निकटतम बाएं कौन साइड, हाँ यही दिशा हो जाएगी ना, ये आपका बायां है, ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हो तो लिख लेना है आपको। ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए मैंने भी लिख लिया। तो ये बायां हो चुका है, आर बैठा है क्यू बैठा है आर के निकटतम बाएं। आगे कह रहा है पी बैठा है टी के निकटतम बाएं। पी नाम का कोई बंदा है, वो बैठा है टी के निकटतम बाएं, लेकिन ऊपर एक कंडीशन थी कि टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस। तो एस यहाँ पर बैठ गया, ये हो गया टी। अब टी का जो बायां होगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा, ये वाला, और कौन बैठा है, टी के निकटतम बाएं बैठा है पी। तो यही आपका सही क्रम बनकर सामने आ जाएगा। कौन सा क्रम बना हमारा, पी टी एस क्यू आर। ठीक है, देखिए एक बार फिर से कंडीशन पढ़ लेते हैं। एस बैठा है टी और की के बीच में, टी और क्यू के बीच में, तो ये बैठ चुका है एस आपका टी और क्यू के बीच में। आगे कह रहा है जो आपका क्यू है वो बैठा है आर के बाएं, तो ये भी बैठा है आर के बाएं, और आगे पी बैठा है टी के बाएं। तो ये कंडीशन बन चुकी है। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बीच में दोस्तों कौन बैठा है, तो आप कहेंगे सर आसानी से दिखाई दे रहा है बीच में, तो आपका एस बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण पर काटती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही विद्यार्थी हमें गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, उनको क्या लगता है या तो सर 22 होगा या तो सर 44 होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है क्या पूछा है हमसे। ठीक है, तो जब ऐसा पूछा जाए तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। किस प्रकार से सेट करेंगे, आप कहेंगे सर कह रहा है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच एक दिन में कितनी बार समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई घड़ी है। ठीक है, ये आपकी कोई घड़ी है और यहाँ पर हम बिंदु बना देते हैं। ठीक है, ये बिंदु बना दिए, ये आपका 3 का होता है, 9 का होता है, 6 का होता है और 12 का होता है। आप कहेंगे सर देखिए कोई भी घड़ी है वो समकोण पर काटेगी तो 1 घंटे में, ये कंडीशन होती है, 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है। कितने बनाती है दोस्तों, 2 समकोण। ठीक है, 2 समकोण बनाती है 1 घंटे में एक घड़ी। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे कि कौन सी कंडीशन है, आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर एक घड़ी है, ये बजा है 9, क्या बजा है 9, और जैसे ही 9 बजता है दोस्तों ये आपका केवल एक समकोण बनता है। कैसे बनता है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये घड़ी आपकी यहाँ पर ये क्या है, घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई। अब देखिए आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर जो ये मिनट वाली सुई है इस तरह से यहाँ से ये ऐसे ऐसे होते ही चली जाएगी, तो क्या कहीं पर समकोण बनेगा, क्या कहीं पर समकोण बनेगा, केवल एक समकोण बनेगा। उसी प्रकार यही कंडीशन आपकी 3 में भी होती है। कौन सी कंडीशन, यही कंडीशन 3 में भी होती है। तो इस प्रकार से 9 सुबह का 9 बजे और दोपहर का 3 बजे और शाम का 9 बजे और रात का 3 बजे, इनमें क्या होता है दोस्तों, ये समकोण नहीं बना पाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहेंगे 1 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे का होता है दिन। आप कहेंगे सर 24 घंटे का दिन होता है। ठीक है, 24 घंटे का दिन हो गया, तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 48 बार। लेकिन सुबह का 9 बजे रात का 9 बजे 2 बार ये हो गया, और दोपहर का 3 बजे और रात का 3 बजे तो 2 बार ये हो गया, यानी कि 4 घटा देंगे तो इस प्रकार से 44 बार आपकी समकोण बनाएंगी घड़ियां। ठीक है दोस्तों, कितनी बार बनाएगी, 44 बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे, 1 लाइनर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर विद्यार्थी हो जाता है कंफ्यूज। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है दोस्तों कि ये 22 बार का वाला सिस्टम क्या है, तो इसमें पूछा जाता है ऐसी कितनी सुइयां हैं 1 घंटे में, जो घड़ी की सुई है 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है वो कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक है, ये विपरीत वाला पूछ लेगा, ये समकोण वाला पूछ लेगा। ये 180 डिग्री भी आपका 44 होता है और आपका 90 डिग्री भी 44 होता है। इसका आंसर तो 44 ही होता है, लेकिन जब पूछ लेगा एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे, किस प्रकार से, मान लीजिए ये 12 बजा है ठीक घड़ी में, तो ये आपकी मिनट वाली सुई हो गई और यहीं पर आपकी ये घंटी वाली सुई हो गई। ये दोनों जब इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये जो कंडीशन होती है ये दोस्तों आपकी एक दिन में 22 बार होती है, जबकि 90 डिग्री पूछ लेगा या एक दूसरे के विपरीत पूछेगा तो वो कंडीशन आपकी 44 बार होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन था 13 और 17 का संबंध जिस प्रकार 221 से है, 12 और 19 का संबंध जिस प्रकार 228 से है, उसी प्रकार 13 और 18 का संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सीधा सा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 13,
13 में मल्टीप्लाई जैसे ही 17 का करेंगे तो आप कहेंगे सर 17 त्रिका के 51, 17 एकम के 17, 5 22, तो यहाँ पर तो 221 आ गया। क्या आगे वाले में यही कंडीशन अप्लाई हो रही है? देखिए कर लेते हैं। यहाँ पर 19, 19 के बाद में 19 के गुणा में करेंगे 12, क्या करेंगे दोस्तों 19, 19 के गुणा में 12, और आप कहेंगे सर 12 नमा के 108, 12 एकम 12 और 10 22, ठीक है, तो 228 यहाँ पर भी आ गया। तो यही कंडीशन आपकी आगे वाले में भी अप्लाई हो जाएगी। आप कहेंगे सर देखो 18, 18 गुणा में 13, जब 18 गुणा में 13 करेंगे तो 13 अट्ठे का 104, 13 अट्ठे का 104 हो जाएगा, और 13 एकम का 13, 10 23, 234 जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, ऊपर के जितने भी नंबर थे उनका मल्टीप्लाई नीचे आया है, इसमें भी ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे आया है, ऊपर इसमें भी मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा सर, आप कहेंगे सर 234 आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सभी लड़के क्या है, विद्यार्थी है। ये न्याय निगमन का प्रश्न है, एक शानदार प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं वो विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं, ठीक है, और निष्कर्ष में दे रखा है कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ विद्यार्थी नर्तक हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। कह रहा है सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं, जितने भी L4 मान लीजिए लड़के हैं, ये रहे जितने भी लड़के हैं, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, आप कहेंगे ये कह रहा है सभी विद्यार्थी हैं, क्या है S4 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, S4 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट। आगे कह रहा है कुछ लड़के जो कुछ आपके ये लड़के दे रखे हैं, ये वाले, ये आपके जो कुछ लड़के हैं ये क्या है दोस्तों, ये वाले लड़के, ठीक है, ये जो लड़के हैं ये आपके दे रखे हैं, आप कहेंगे सर ये क्या है, डांसर है, D4 डांसर यानी कि नर्तक हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो लड़के हैं ये डांसर हो जाएंगे, और सभी जितने भी लड़के हैं वो क्या हैं आपके दोस्तों, ये आपके स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष में हमसे दे रखा है कुछ नर्तक गायक हैं। तो दोस्तों आपको जब भी इस प्रकार का नया कोई वर्ड आ जाए निष्कर्ष में, जो वर्ड कथन में ना हो और निष्कर्ष में आ जाए, वो आपका सीधा का सीधा गलत हो जाता है, ठीक है, सीधा ही गलत हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग आपके कोई भी दैनिक जीवन में नहीं आती है। ये रीजनिंग केवल जो भी क्वेश्चन देगा उसी के अनुसार ही बताना पड़ेगा। अगर आप अपने अनुसार बताने चले जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन गलत कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर गायक दिया था, नहीं दिया था, तो यहाँ पर जैसे ही गायक आया आपने गायक देखा, नया शब्द तुरंत गलत हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कुछ विद्यार्थी नर्तक हैं, कुछ विद्यार्थी नर्तक हैं, ये रहे दोस्तों कुछ स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट का पार्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कलर चेंज करके बनाएंगे। यहाँ पर देखो ये कह रहा है ये जो स्टूडेंट का पार्ट है ये आपका डांसर के बीच आ रहा है, यानी कि नर्तक के बीच आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी जो हैं, कुछ ये जो स्टूडेंट है ये क्या है आपके D4 डांसर है, यानी कि नर्तक हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा केवल ऑप्शन 2 सही निकलेगा, केवल 2 निष्कर्ष सत्य, केवल 2 निष्कर्ष सत्य, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण स्थित हैं। अब ये आकृति है और इस आकृति को हम पहले भी कई बार इस तरह से सवाल करवा चुके हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया था सर जब भी आपको एक वर्ग मिले, क्या मिले, वर्ग मिले, जब भी वर्ग मिले और वो एक दूसरे को समकोण पर काटता हो, ठीक है, ये रहा आपके विकर्ण यानी कि समकोण पर काट रहा है, ठीक है दोस्तों। जब भी ऐसे मिले तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं, और जो भी हाई नंबर होता है उसका क्या कर देते हैं, सीधा का सीधा डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। क्या दोस्तों यही सेम कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको गौर से देखिए, यही सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सेम कंडीशन दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे सर ये जो बनेगा यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 8। और आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें कुछ और दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए सर यहाँ पर एक ये वाला आपको अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सेम विपरीत ये भी आपको अलग दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर 2 और बन गए, ठीक है। यहाँ पर अब विद्यार्थी कर देता है गलती, आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पर 2 ट्राइंगल और हैं और इनको आप लोग तीखी नज़रों से देखेंगे एकदम, ठीक है। तीखी नज़रों से देखेंगे तो सर कहेंगे ये चला और ये पाला गया, ठीक है, ये चला ये गया, ये आ गया आपका कौन सा, एक त्रिभुज, ठीक है। ये वाला त्रिभुज अभी हमने नहीं गिना था और ये आ चुका है, तो इस प्रकार से हमारा +1 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इसको अपोजिट देखा, जैसे ही इसको हमने अपोजिट देखा तो आप कहेंगे सर एक और त्रिभुज मिल गया, ठीक है। तो ये 2 त्रिभुज जो हैं ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 8 2 10 और 2 12, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने ट्राइंगल है, यहाँ पर 12 ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से 2 संकेत बदलने चाहिए। यह भी एक समीकरण क्वेश्चन है और शानदार है, एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने जब भी बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको जो भी नंबर दे रखा है वो नंबर आपको क्या करना है, सीधा का सीधा लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 15 दे रखा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं।
सबसे पहले आपको 15 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 3, ठीक है। उसके बाद दे रखा है सर 2, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 10, उसके बाद दे रखा है 6 और बराबर में क्या दिया है दोस्तों, 14 दिया है, ठीक है। हमको बराबर में 14 दिया है क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो संकेत बदलने हैं, तो संकेत बदलना है। यहाँ पर कोई बराबर का है नहीं, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बराबर तो हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब बराबर लिखेंगे तो बराबर में हमको 14 लाना है। कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है प्लस को यदि गुणा से बदल दें, प्लस को यदि गुणा से बदल दें। हमेशा ही पहला उठाने का प्रयास करते हैं तो इस बार भी पहला ही उठाएंगे। कह रहा है दोस्तों, यदि हम प्लस को किससे बदल दें, गुणा से, तो भाग से हमें कुछ छूना ही नहीं, भाग को जे को तो छोड़ देते हैं, ठीक है। भाग को जे को तो छोड़ दिया। आगे कह रहा है जैसे ही हम प्लस को किससे बदलेंगे, गुणा से बदलेंगे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर प्लस था और इसके स्थान पर क्या लाना है, हमको गुणा लाना है। और जहाँ पर ये गुणा था इसके स्थान पर लाना है प्लस, और माइनस का माइनस रहने देना है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, 3 से काटेंगे जैसे ही बोर्ड मास का प्रयोग करके, तो 3 पंचे का 15 हो जाएगा। और गुणा में क्या है दोस्तों, 2 है, और प्लस में आपका क्या है, 10 है, और माइनस में दोस्तों आपका 6 है, और बराबर में क्या है, 14 है, ठीक है। बराबर में 14 है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 दूने 10 होगा, और प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या दे रखा है, 14 है। तो 10 जोड़ेंगे दोस्तों 20 हो जाएगा, और 20 के बाद माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 14 बराबर 14। हमारा ऑप्शन ए एक बार फिर से सेटिस्फाइड कर गया है। हमको कौन सा प्रतीक बदलने हैं, कौन से संकेत बदलने हैं, प्लस को गुणा के साथ और गुणा को प्लस के साथ आपस में बदल देंगे, तो इस समीकरण का सही उत्तर 14 आ जाएगा। आरआरबी एएलपी 2018 लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पेड़ जड़ शाखाएं, पेड़ जड़ शाखाएं में कौन सा वेन डायग्राम आएगा। एक शानदार प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पेड़ होता है, देखिए आप कहेंगे सर ये एक क्या है, बहुत बड़ा सा पेड़ है। क्या है दोस्तों, ये एक पेड़ है, ठीक है। ये क्या है, पेड़ हो गया। और आप कहेंगे सर पेड़ के अंदर ही जड़ होती है। जमीन में पेड़ के अंदर क्या होती है, ये होती है दोस्तों आपकी जड़। क्या होती है, जड़, ठीक है। और इसी पेड़ में क्या होती है दोस्तों, शाखाएं होती हैं। यही जो पेड़ है इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पेड़ के अंदर जड़, और जड़ और पेड़ ही के अंदर क्या आ जाएंगी, शाखाएं आ जाएंगी। यानी कि ये क्या कहलाती है देसी भाषा में, डरैयाँ, ठीक है। उसी प्रकार से जड़ होती है, इसको याद रखना है, और पेड़ के अंदर ही ये दोनों की दोनों चीजें आती हैं। तो वेन डायग्राम आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। इससे क्या हो जाएगा, जब भी क्लास अपलोड होगी तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और इससे आपके एग्जाम की तैयारी एक महत्वपूर्ण फेज में चल रही है तो ये मजबूत होगी, ठीक है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। देखते रहिए दोस्तों लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।